एसईओ में ऐसा कोई प्लान नहीं था आने का। काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट रहे जो मुझे इशारा दे रहे थे कि तुम्हारे लिए ये फील्ड बेहतर है। मैं स्नूकर खेलता था, स्नूकर में बड़ा इंटरेस्ट था, तो उस टाइम पे मैंने पहला ब्लॉग ही अपना स्नूकर पे बनाया। फिर मुझे पता चला कि एडसेंस से पैसा आता है, एडसेंस से पैसा। फिर पता चला कि आप किसी का स्नूकर का क्यू जो स्ट्रिक्स होती है उसको प्रमोट करके वहाँ से भी कमीशन उठा सकते हो। एसईओ के लिए आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी लाजमी है। एसईओ का जो काम होता है ना, वो होता है लीड जनरेट करना। अच्छे एसईओ को टूल की नीड नहीं होती। एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है आज के जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, वो मुझे देखते हैं कि मैं लाखों डॉलर कमा रहा हूँ, तो दूसरे को देखते हैं या कोई मेंटोर है वो दिखा रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये बैंगलोर है, कुछ है, और वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी गई। 10 साल के अंदर 6 साल मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था। एक टाइम मेरा ऐसा आया कि जो चीज़ें मैं ख्वाहिश करता था, जिन चीज़ों को मैं बनाना चाहता था, जो चीज़ मुझे चाहिए थी, वो मेरी 1 साल के अंदर ही बन गई। लेकिन उसके पीछे का एक 6 साल का एक प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ओवरनाइट मिल जाती है आपको साल के अंदर। प्रोसेस के साथ स्टिक करो, प्रोसेस को बेहतर करो। टाइम आपका ऐसा आएगा, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सोच कर आ रहे हो, 1-2 महीने 3 महीने के अंदर लाखों डॉलर बना लोगे, तो ये आपकी सोच है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं। Assalamualaikum. Welcome to another episode of Polachi Cast. Today we had a very special guest who works in a specific niche and provide consultation specifically in SEO based. Khizar Ali. Khizar, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, tell me about the journey and your struggling days कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि मैंने जितने भी लोगों की स्टोरी सुनी है, पीछे एक ना एक कहानी ज़रूर होती है. बिल्कुल ऐसा ही है। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही मेरी। ठीक है. एसईओ में ऐसा कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट रहे जो मुझे कह लें कि एक इशारा दे रहे थे कि तुम्हारे लिए ये फील्ड बेहतर है। इसका स्टार्टिंग ऐसी हुई कि जब इंटरमीडिएट मैंने मतलब एंड ही किया था, तो वहाँ आईटी में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो हमारे एक जानने वाले थे, मतलब पड़ोसी ही थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं करा, इंटरमीडिएट मैंने किया है और ढूंढ रहा हूँ कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कोई आईटी वगैरह की कोर्सेज करो। मैंने कहा हाँ, मैं देख रहा हूँ कोई इंस्टीट्यूट मुझे कोई अच्छा मिलता है तो मैं करता हूँ। ये मैं तकरीबन आपको 2012-13 की बात बता रहा हूँ। मैट्रिक इंटरमीडिएट तो लगे हुए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें। तो उनकी एक दिन मुझे अचानक से कॉल आई। उन्होंने कहा क्या करो कल? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा चलो तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें मैं एक जगह लेके जाता हूँ, वो बंदा तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है. तो मैं ठीक है, इंटरेस्ट तो था। मैंने कहा चलो कोई ना कोई गाइड कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे कोई आईटी फील्ड में ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई बैकग्राउंड इस तरह के कि कोई कुछ कर रहा है जो गाइड कर दे कि आपने राइट ट्रैक पे किस तरह जाना है। और अगर मैं 2012-14 की बात करता हूँ तो इतनी लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी। लोग ज़्यादातर उस टाइम बैंकिंग सेक्टर पे बात करते थे। ऐसे ही है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर जाना है, आपने बीकॉम कर लेना है, ये कर लेना है और आपने बैंक में जॉब लेनी, क्योंकि उस टाइम उस चीज़ का ज़्यादा बूम था। तो वो मुझे लेके गए। वो खुद जो है सेल्स मैनेजर थे किसी चैनल में, तो वो एक अपने दोस्त से मिलाने लेके गए। तो उनका डीएचए में ऑफिस था कराची में, फेज़ 2 में। तो हम वहाँ गए, तो उस दौरान वो अमेज़ॉन कर रहे थे। ठीक है. एसईओ और अमेज़ॉन वगैरह कर रहे थे, जैकेट्स वगैरह उस टाइम पे कर रहे थे। वो खुद कनाडा में रहते थे उनका, लेकिन भाई के साथ यहाँ ऑफिस था। तो उनसे बात हुई, इन्होंने मुझे वहाँ फर्स्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी एसईओ के बारे में कि ऐसी होती क्या है। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, बैकलिंक्स का टास्क था। तो उस टाइम ज़ीरो नॉलेज थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये पेज रैंक 8-9 है, वो होता था एक पेज रैंक, मुझे इससे रिलेटेड लिंक्स आप बना के देते तो एक लिंक के मैं आपको $10 दूंगा। तो उस टाइम तो एक स्टेज थी, स्टूडेंट एज थी, तो $10 हमने तो मतलब PKR ही सुना था, डॉलर तो कभी सुना भी नहीं था। तो $10 सुन के एक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, यार लिंक बनाना है। अब उसने कुछ बताया नहीं कि किस तरह बनाना है। उसने कहा अगर तुम बना दो तो मैं तुम्हें इतने लिंक्स कितने दूँ। तो उसने थोड़ा बहुत गाइड किया। अब सीधी बात है, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर आप मुझे अभी बता रहे हो तो मुझे कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब मेरे लिए वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब तक मैं उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा। जाके इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया, कुछ नहीं मिला कि बनते किस तरह है।
ठीक है, तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट नंबर तो था, मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा इंटरनेट से। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास नेक्स्ट वीक आना, मैं तुम्हें एक PDF बुक दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे, मैं नेक्स्ट वीक गया उनसे, उन्होंने मुझे एक PDF बुक दी। तो मैंने उसको पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि उस टाइम पे, मतलब 2012-14 में, उसने ऑन पेज ऑफ पेज ये सारी चीज़, उस टाइम भी बिल्कुल नई चीज़ें थी, सारी न्यू चीज़ें थी। तो उसके बारे में स्टडी करी, 2 महीने 3 महीने मैंने लगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, ना वो मेरे से काम हुआ। वो इंटरेस्ट एक, मतलब कह लो कि टूट चुका था, क्योंकि अगेन आप उस फील्ड, मतलब इस एज में होते तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती। तो फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो CS, क्योंकि IT ही करना था, इंटरेस्ट ही उतना था। उससे पहले हम थोड़ा फिल्में वगैरह देखी थी, हैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। तो हमारे जहन में यही होता था कि यही साइबर सिक्योरिटी, यही IT होता है। तो जब CS की, क्योंकि अगेन कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये भी सारी चीज़ें शौक में ज्वाइन कर ली। जब चीज़ें ज्वाइन करी तो मेरी एक अच्छी आदत थी कि मैं खुद, क्योंकि एक रिसर्च फैक्टर वो मैंने 3 महीने में डेवलप कर लिया था कि चीज़ें लर्न किस तरह की जाती हैं, चीज़ें निकाली किस तरह जाती है। तो मुझे सर्चिंग तो आ गई थी, और थोड़ा बहुत SEO के बारे में आइडिया भी हो गया था, सीख भी लिया था, पता था। तो मैंने उस दौरान, जब मैं CS पे आया तो पता चला कि भाई वेबसाइट्स बनाते हैं हम। उस टाइम डेस्कटॉप एप्लीकेशन का काफ़ी वो था, वेब एप्लीकेशंस पे आते थे लोग .NET वगैरह, लेकिन जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ज़्यादा बात होती थी। तो हमने वो चीज़ें लर्निंग स्टार्ट की। तो वेबसाइट का एक शौक आया कि वेबसाइट बनती है, क्योंकि अगेन वो एक जहन में था कि SEO के लिए वेबसाइट चाहिए होती है। तो मैंने यूट्यूब वगैरह से सीखना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत चीज़ें, फ्रंट एंड HTML CSS वगैरह सारी चीज़ें। तो इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि क्या चीज़ है। फिर मैं यूनिवर्सिटी में, जब मैं शुरू के 6 महीने मैंने गुजारे, तो 6 महीने में तो मैंने देखा कि जो मैं यूट्यूब पे सीख रहा हूँ उसमें तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रैक्टिकली देख रहा था, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। तो एक सीनियर था यूनिवर्सिटी में, उसने मुझे गाइड किया कि अगर तुम्हारे, क्योंकि मेरी उससे बात होती थी, वो देखता था तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तुम इंटर्नशिप के लिए ट्राई करोगे, अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाती है तो तुम्हारी कैरियर में काफ़ी हेल्प करे। तो उस दौरान मैंने इंटर्नशिप पे इंटरव्यू देना स्टार्ट किए, जगह जगह जाके CV ड्रॉप की, इंटरव्यू आते थे तो नहीं हो रहा था शुरू में, 1-2 क्रैक नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगेन आप अपनी CV पे हर चीज़ मेंशन कर देते हो। ऐसा ही है, यूनिवर्सिटी पे यही बताया जाता है कि ऐसा ही है। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती थी हमें नहीं पता, लेकिन हम तो मेंशन कर देते थे। हमें ये नहीं पता था कि काम करोगे तो जॉब मिलेगी। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता होता था कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है। एग्जैक्टली ऐसे ही था। तो फिर मैंने थोड़ा समझ में आया कि किस चीज़ की डिमांड है। फिर मैंने अपना थोड़ा नेज डाउन किया कि नहीं यार, अगर मैं ये चीज़ें आ गई हैं तो ये डोमेन जो, अगर मैं HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट ये कर रहा हूँ तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, फ्रंट एंड डेवलपर ही आती है। तो मैंने CV को थोड़ा अपना उस तरह मैंने बनाया, तो मिल गई इंटर्नशिप, मिल गई, लेकिन वो अनपेड ही थी। लेकिन उस टाइम गोल यही था कि पैसा नहीं कमाना, लर्न करना। उस टाइम मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा रहा था, क्योंकि अगेन जो फीस है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की वो खुद ही निकालनी होती थी, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद घर वालों ने यही कह दिया था कि आपने खुद जो है ये सारी चीज़ें करनी। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? पिमसेट थी। ठीक है। पिमसेट भी इस तरह थी, क्योंकि अगेन क्योंकि वो काफ़ी लो यूनिवर्सिटीज़ में आती है। ठीक है। तो उसमें ये था कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए थी जहाँ पे फ़ीस इतनी ज़्यादा ना, क्योंकि जब मैं जाता था तो सीधी बात है, एक कोर्स के आपके 10-15 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तो वो एक नया इंटरमीडिएट बच्चा किस तरह निकाले, और ट्यूशन्स पढ़ा के भी आप कितनी फीस निकाल सकते हैं। एंड यू हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस? CS कंप्यूटर साइंस। मैंने पेमसेट के बारे में, पेमसेट पे बहुत सारे लोग निकले हैं इन 2010 to 2015 जो कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं आज, और कुछ लोग अपना काम भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त पेमसेट का नाम था, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा इदारा बना हुआ था। अब ये है कि थोड़ा सा HEC से वो शायद डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। आई डोंट नो, उस टाइम तो सही था, मतलब चीज़ें ठीक थी। सही है। लेकिन अगेन आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो यहाँ पे नहीं होती, इवन तो आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी चले, बिल्कुल ऐसे जो एक रियल एजुकेशन या इम्प्लीमेंट जो हो रहा होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम हो रहा है, या आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वो
आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पढ़ाया जा रहा था। हाँ, आप दूसरी चीज़ों में अच्छे हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हो जाते हैं, आपको टीम के साथ काम करना आ जाता है, Confidence थोड़ा सा आ कॉन्फिडेंस जाता है। ज़्यादा आ जाता है, लेकिन आप जो स्किल्स लेवल पे काम होता है वो बहुत कम होता है। वो आपने मार्केट में आके ही डेवलप करते हैं। सही ठीक है। तो ये था कि उस टाइम निकल आया तो फीस वगैरह करनी होती थी, तो इंटर्नशिप करनी थी, साइड में कुछ ना कुछ चलाना था कि सारी चीज़ें चलें, खर्चे चलें। तो इंटर्नशिप करी, 3 महीने बहुत मुश्किल से गुजारे उस टाइम अच्छा। पे। हाँ, क्योंकि अनपेड होती है, सही है। आपने जाना भी है, आना भी है। और आप ग्रेजुएट हो गए थे? नहीं, ग्रेजुएट अच्छा, नहीं नहीं था। हुए थे। ये मैं अपने फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी। First semester? फर्स्ट ईयर, सेकंड अच्छा। सेमेस्टर चल रहा था मेरा। तो क्योंकि सीधी बात है, आपने पढ़ना है तो फीस भी करनी है, और अगर मैं फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर का वेट करता तो मैं शायद यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं कर पाता, सही क्योंकि है। आपने किसी तरह चलाना ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी खर्चे हैं, आप कैंटीन में बैठ रहे हो, वो आपने खाना है, आना जाना करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है फ़ीस के अलावा भी। ठीक है। तो 3 महीने वो जब की, तो जो मेरा टीम लीड था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के हमारा कभी कभार कोर्स होता था, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था ना, मैंने उनको बता दिया था कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मैं 12 बजे आऊँगा। कभी कभार मेरी क्लास ही 12 बजे, जो कोर्स की होती थी वो 12 बजे होती थी, तो नहीं आ पाता था। तो फिर उनको इशू होता था सॉफ्टवेयर वालों को कि ना तुम टाइम पे आ रहे हो, क्योंकि बाकी इंटर्न्स सारे आ रहे थे, क्योंकि वो इंटर्न्स वो थे जो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे थे या फाइनल ईयर में थे, तो वो चीज़ें वो कर रहे थे। मैं बिल्कुल ही एक नया था, फ्रेश ही था। तो फिर मैंने वो कोर्स ड्रॉप किया, एक रिस्क लिया, कोर्स ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद जो है की वहाँ इंटर्नशिप 3 महीने, काफ़ी लर्निंग हुई। अच्छा, मैं अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे, तो जो मेरा टीम लीड था उसका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि मुझे सिखाता भी था आगे से आगे, क्योंकि जो मुझे टास्क देता था मैं करता था। सही है। ठीक है। और टास्क इस तरह नहीं होता था कि वो आके मुझे बिठा के वो एक चीज़ आगे बताता था और वो कहता था रिसर्च करो करके। तो रिसर्च मेरी अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि मैं बैकएंड उस टाइम मुझे एक चीज़ मिल गई थी जो मैं एसईओ के, मैंने आपको बताया कि किस तरह सही। चीज़ें निकालनी है। ठीक है। तो मैं एनी हाउ टास्क परफॉर्म करके दे देता था। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे इंटर्नशिप के बाद जॉब ऑफर की थी, तो एक खुला कि यार हाँ, आप कोई राइट ट्रैक पर आ गए। सही है। तो वो जॉब मेरे ख्याल से 22 से 25 हज़ार रुपये फर्स्ट थी। उस टाइम बहुत अच्छा। होते थे, मतलब उस वक्त भी बहुत अच्छे पैसे थे। हाँ, उस टाइम के हिसाब से बहुत पैसे थे। तो सही है। तो जॉब आई, तो जॉब होने के बाद करता रहा साल। खैर मैं एक अच्छे स्किल्स पे आ गया। फिर उन्होंने क्योंकि मैं एसईओ पे हम आते हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो चीज़ है तो मैं उसका बता दूँ कि किस तरह से। फिर उस टाइम पे नया जुमला था, वर्डप्रेस था, CMS आए थे। तो उन्होंने मुझे वर्डप्रेस सिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि मोस्ट लोग वर्डप्रेस की तरफ जा रहे थे उस टाइम पे। सही है। पहले तो स्टैटिक साइट्स बनती थी, तो वर्डप्रेस की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत PHP सिखाई। PHP सीखी, तो वर्डप्रेस पे CMS किस तरह कन्वर्ट होता है, वो सारी चीज़ें बताएं। तो वर्डप्रेस पे अच्छा आसाफ हो गया। तो काम कर रहे थे, तो उस दौरान काफ़ी लड़के ऐसे थे जो क्लिक थे, जो फ्रीलांस भी काम कर रहे थे। तो आपस में डिस्कशन होती थी, वो बताते थे कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे इतने का मिला, ये प्रोजेक्ट इतने का मिला। मैंने कहा किस तरह लेते हो? तो कमा रहे थे अच्छा थे, वो आउटिंग भी कर रहे हैं, अब चीज़ें भी खा रहे हैं, हम लोग सैलरी में वही यूनिवर्सिटी में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह जो ओडेक्स है यहाँ है, ये चीज़ें हैं, फाइवर है, काफ़ी प्लेटफॉर्म बताया मैंने, जो अभी अपवर्क भी चल रही है करेंटली। तो वहाँ अप्लाई किया, प्रोफाइल बना ली। प्रोफाइल बनाने के बाद 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तो कुछ भी नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद एक सडनली एक प्रोजेक्ट आता, लैंड हुआ, वेट किया, तो वो प्रोजेक्ट आया, तो मिल गया। वो वर्डप्रेस पे ही था, मतलब CMS। तो मैंने उसको बना के दे दिया। तो वो एक प्रोजेक्ट पे मुझे उस टाइम पे अच्छे से याद है कि जब वो मैंने प्रोजेक्ट लिया था, मैंने सिर्फ प्रोफाइल काम करने के लिए लिया था। तो उसने मुझसे एक CMS बनवाना था, एक तुर्किश बंदा था, तो उसकी मॉडलिंग एजेंसी थी, तो उसके लिए उसने एक CMS बनवाना था। तो मैंने प्रोजेक्ट लेने के लिए, वो प्रोजेक्ट था वो तकरीबन $400-500 या $300 उस टाइम होंगे। उस टाइम डॉलर भी 80-90 रुपये का। और ड्यूरेशन क्या था काम का? हाँ, मैं बताता हूँ। तो उसने कहा कि ये CMS बनाना है। सही है। तो मैंने कहा हाँ बन जाएगा। उसने बोला कितने? अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम, मुझे पता ही नहीं था कि प्राइसिंग क्या होती है, चीज़ें क्या होती हैं। मैंने उसको कहा कि मैं $30 में बना दूंगा। तो उसने कहा $30 में? तो मैंने कहा हाँ $30 में। उसने कहा कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 1 हफ्ता। बोला तुम आर यू श्योर कि तुम $30 में 1 हफ्ते में बना दोगे? मैंने कहा मैं बना दूंगा। अच्छा। तो उसने मतलब एक तरह से टेस्ट दे दिया, और ऐसे उसको इतना तो उसको उस टाइम पे, अगर मैं आज बैठा हूँ तो उसको होगा कि ये नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर रहा है। एंड एट द टाइम ऑफ 2015?
हाँ 2015 2015-16। तो उसने दिया प्रोजेक्ट, मैंने दिन रात करा, मैंने लगा दिया उस पर, मैंने उसको डिलीवर करके दिया, वो शॉक हो गया। उसने अच्छा। कहा ये कौन बंदा है जिसने एक हफ्ते में काम भी कर दिया। मैं आगे फिर उसने मुझे, क्योंकि क्लाइंट अच्छा था, कम्युनिकेशन हुई, तो बोला इस काम के मुझे $500 भी कोड हुए हैं, $300 भी कोड हुए हैं, और तुमने $30 में एक हफ्ते, और लोगों ने मुझे 15 दिन 30 दिन का टाइम दिया, तुमने इसको एक हफ्ते में इतना काम अच्छा करके डेडिकेशन के साथ कर दिया। उसने क्या किया, क्लाइंट अच्छा था, वो चाहता था मुझे $30 में दे के एंड कर देता। उसने मुझे टिप दी, लाइक $350 उसने मुझे एज ए टिप दी। क्या उसने बोला, ये बात है। तुम्हारे एफर्ट के पैसा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम ऐसा था कि मेरा मोरल जो है ना, यहाँ से यहाँ मोरल आ गया कि यार नहीं, इसमें चीज़ में पैसा है, अगर मैं लग के काम करता हूँ तो चीज़ें हैं। फिर उसने मुझे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी दे दिए, तो मेरी एक फ्रीलांसिंग जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। सही है। तो करते 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 फिर काफ़ी क्लाइंट्स आ गए, मतलब चीज़ें हो गई, जॉब थी, जॉब भी कर रहा था साथ। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि जॉब छोड़ दी, क्योंकि अच्छा पैसा वहाँ से आ रहा था। मतलब मैं तकरीबन उस स्टेज पे जब मैंने फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट की तो मैं $1,000-1,500 माशाल्लाह आ गया था विद विद इन 1.5 ईयर। सही है। क्योंकि एक इंटरेस्ट था, काम था उस टाइम पे, नया नया होता है कि यार पैसा कमा रहा है। एंड ओनली प्रोवाइड एसईओ सर्विसेज। नहीं, CMS वर्डप्रेस development, CMS वगैरह। तो उसी दौरान जो है एक क्लाइंट आया जो मुझसे डिफरेंट जो है ना फनल्स की चीज़ें बनवाता था। ठीक है। अब वो बड़े टेक्निकल होते थे। एक तो CMS होता है, आपने CMS बना दिया और उस पर पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कंटेंट मैनेजमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब फनल करते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं कि एक पेज है, यहाँ से यहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है, इस पे यहाँ से सेल्स यहाँ से कन्वर्ट होनी है, तो एक प्रोसीजर होता है। तो वो मुझे समझाता था कि यार ये चीज़ तरह करना है, या वो कोई एक साइड बनाता था तो उसको बोलता था इस पे हेडिंग पे ये कीवर्ड डाल देना, क्योंकि हम कंटेंट भी हम ही डाल रहे होते थे उस टाइम पे। तो मैं उससे पूछता था ये क्या है, तो उसने मुझे बताया ये ऐसी होती है, इस तरह मार्केट। वो एज अ मार्केटर था, सही है। वो एक अच्छा मार्केटर था, लेकिन वो उसको फ्रंट एंड नहीं आती थी, वो आउटसोर्स करता था काम मुझे। सही है। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने कहा ये क्या चीज़ है कि ये कर रहा है। अब अगेन मैं उससे बात करता था, वो बोलता था ये मेरी साइड इतने क्या कहते हैं डॉलर्स की सोल्ड हुई है इतने, क्योंकि ओपनली, क्योंकि गोरों में ये नहीं होता कि छुपाते हैं, वो ओपनली चीज़ें बताते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हम कुछ कर भी रहे हैं ना तो वो बोलता है यार सामने वाले उसको ना पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। उसने मुझे बताया कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कहा यार सही पैसा तो ये कमा रहा है, मैं क्या यहाँ पे $200-300 की CMS बना के दे रहा। तो जब उसने वो चीज़ दी, बताई, और इंटरेस्ट बना, और बैक इन माइंड में जो आपको बताया, जो मैंने SEO का पहले ही मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ थी कि SEO एक चीज़ होती है। उस टाइम मैं जो लर्न नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्स नहीं था, बंदा नहीं था। तो वो बंदा उस टाइम पे एट द राइट टाइम वो मुझे मिला। अब मैंने उससे क्वेश्चन किया कि मैंने कहा यार मैं 2-3 साल पहले मैंने SEO स्टार्ट करी थी, एक बंदा मिला था। अब उस टाइम उसने मुझे डायरेक्शन दी थी जो मैं नहीं कर पाया। अब मैं ऐसे टाइम पे था जब मेरे पास स्किल्स थे, उस बंदे के पास वो स्किल्स थे जो मुझे दे रहा था। अब मैंने उसको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए प्रोजेक्ट के, मैं काम करूँगा इन प्रोजेक्ट्स पे फ्री, तूने मुझे SEO सिखानी है। वो बंदा न्यूजीलैंड का था। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा ठीक है, उसके लिए भी वो था। उसने क्या, वो मेरे से CMS बनवा रहा था, चीज़ें बना रहा था, और वो उसने मुझे 2-3 महीने में उसके साथ किया, उसने मुझे अच्छी खासी SEO सिखा दी। तो जब वो SEO आ गई तो फिर मैंने चीज़ें अपनी साइट्स पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की, क्योंकि जो चीज़ उसने मुझे सिखाई थी उस टाइम पे ना पाकिस्तान में लोगों को इतना अवेयरनेस थी, ना इंटरनेट पे वो चीज़ें थी, और उसका भी तकरीबन 8-10 साल का पिछला एक्सपीरियंस था। अच्छा। इंटरनेट मार्केटिंग में वो इतना पुराना बंदा था, मतलब उसको आता था इंटरनेट मार्केटिंग, ये पैसा किस तरह कमाना। सही है। ठीक है। तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें, अपनी जो चीज़ें थी, टेक्निक्स थी, वो सारी चीज़ें मुझे बताई। तो फिर इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। फिर आते आते चीज़ें भी यूट्यूब पे आने लगी, चीज़ें आने लगी, तो एक वो हो गया। फिर मैंने फ्रीलांस प्रोफाइल भी अपनी एक जो एक थी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो हटा के मैंने एक नई प्रोफाइल बनाई उसकी SEO सर्विसेज। अच्छा। तो जब मैंने उस पर अप्लाई किया तो जो मैं प्रोग्रामिंग से कमा रहा उससे ज़्यादा मुझे SEO सर्विसेज आने लगे। फिर मैंने कहा यही इंटरेस्ट, अब ये पैसा जहाँ आ रहा है। तो ये अपवर्क और फाइवर अपवर्क अच्छा, दोनों, फाइवर अपवर्क दोनों। तो उससे वो चीज़ें आने लगी। तो फिर जब वो स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, उसमें मज़े की बात ये थी, ये मार्केटिंग साइड पे, SEO साइड में ना हर चीज़ एक दिन मतलब नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लर्निंग को मिल रही थी। क्योंकि जब मैं फ्रंट एंड पे था तो वहाँ तो मुझे
HTML आती थी, CSS आती थी, हम्म। जावास्क्रिप्ट हम यूज़ नहीं करते थे, jQuery बहुत आसान थी तो हम jQuery यूज़ कर लेते, उस टाइम चलती थी। यार अब तो बहुत सारे अलग वो आ गए हैं, तो वो एक चीज़ थी बनी बनाई और वो हम कर लेते। लेकिन जब SEO में आया, मार्केटिंग में आया, तो हर चीज़, हर प्रोजेक्ट नया था, इंटरेस्टेड था, तो मज़ा आने लगा काम करने में। तो फिर मैं उस तरफ स्विच हुआ। जब स्विच हुआ तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जो इंटरेस्ट है वो वहाँ से हट गया और मैं SEO की तरफ आ गया। फिर मैंने SEO ही अपने आप को, मतलब उसको ही मैं आगे लेके चला। सही है। सो मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताएं, व्हाट्स योर कंपनी डू एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस यू प्रोवाइडेड। मैं एज अ अभी कंसल्टेंसी, SEO कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट, लाइक US में, कनाडा में, और जो मोस्टली जो काम आता है वो मेरी प्रोफाइल के ज़रिए आता है। अच्छा, क्योंकि सही है। एक टाइम जाके मुझे रियलाइज़ हो गया कि अपवर्क, फाइवर या डिफरेंट जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक मीडियम है स्टार्ट तक। ऐसे ही है। ठीक है, आपने एज अ कंपनीज भी बहुत सारी मैंने ऐसी कंपनीज देखी हैं यहाँ पे जो एज अ स्टार्ट करती हैं, तो वो एक अच्छा सोर्स है प्रोजेक्ट्स लेने का। लेकिन वो वहाँ पर वो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, वो एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू नहीं आता आपको वहाँ से। आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही है, ठीक है, और फिर आप एक चीज़ और चीज़ होती है कि आप थर्ड पार्टी डिपेंड हुए हो, कल को उसने प्रोफाइल बैन कर दी, आपका काम ज़ीरो। सही और है। ये रियलाइज़ भी मुझे इसी तरह हुआ कि मेरी अपवर्क की नहीं सॉरी फाइवर की एक प्रोफाइल अच्छी चल रही थी, अच्छा, और वो अचानक आके किसी ऐसी कोई भी इशू नहीं था, किसी ने कुछ रिपोर्ट किया और वो सस्पेंड हो गई। फाइबर से कितना बिजनेस ग्रैब किया है या काफ़ी, मतलब तकरीबन मैंने 400-500 प्रोजेक्ट डिलीवर किए होंगे। जबरदस्त, माशाल्लाह। हाँ, तो रेवेन्यू तो मुझे याद नहीं है कितना, क्योंकि वो काफ़ी 500 प्रोजेक्ट पे हाँ, तो मतलब अच्छा रेवेन्यू था। सही तो है। वो जब हुआ तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इस पे भी डिपेंड होना सही नहीं है, क्योंकि आप होता ये कि जब आपके पास बहुत स्केल में काम आ रहा होता है ना फाइवर से, जैसे आपके पास डेली के आपकी उसमें क्या होता है, रैंक गिग सिस्टम होता है, आपकी गिग रैंक हो जाती है। तो अगर आप फर्स्ट पेज पे उसके भी सर्च इंजन में फर्स्ट पे आ रहा हो तो आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि विजिबल ज़्यादा आपकी प्रोफाइल वो होती है, गिग होती है, सर्विसेज होती है। तो वो मेरे पास डेली के 4-5-3 प्रोजेक्ट आते थे। जब वो आ रहे थे तो अगेन आपको टीम बनाना पड़ती है, आप इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर सकते हो, अकेला बंदा हैंडल नहीं कर सकते हो। ऐसे ही है। तो जब वो आ रहे थे अपवर्ड से, तो एक टाइम पे मैंने टीम बनाई। ठीक है। टीम बनाई, लाइक कोई 10-15 लोगों की टीम हो गई थी। ठीक है। मतलब वो एक इनिशियल फेजेस पे प्रोजेक्ट्स थे तो आपको करना होता, तो आप उस पे ही डिपेंडेबल हो गए थे, सारा डिपेंड हो गया था, सैलरीज भी वहीं से निकल रही थी, मेरे पास भी वहीं से आ रहा था। और जब वो प्रोफाइल बंद हो गई तो सब बंद हो गया, क्योंकि आपने दूसरा कोई एक रेवेन्यू नहीं बनाया ना। उस टाइम अकल भी नहीं थी। अब ये लर्निंग प्रोसेस होता है कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। उस टाइम तो चल ही रहा देखिए, था। फेलियर से ही एक्सपीरियंस आता ऐसे है। ही। अगर आपको इससे एक्सपीरियंस आके फिर आप दोबारा गलती करें तो फिर एक बड़ा मसला है। अगर उससे अगर आप कुछ सीखे नहीं, कि जाहिर सी ऐसे। बात है, एक प्रोफाइल पर सारी चीज़ें डिपेंड है, कंपनी पूरी एक प्रोफाइल और पे चल है रही ऐसा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो इस पे अभी कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ उन लोगों से, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि इस पे टोटली डिपेंड मत हो। दूसरा आपको बात है, बैक इन 2023 हाँ, बल्कि हमने स्टार्ट प्लेटफॉर्म से ही किया था, अपवर्क फाइवर। इन 2020 वी स्टॉप बिडिंग एवरीथिंग, क्योंकि हमारे पास रेफरल से अच्छा बिजनेस आ गया था। फाइवर अपवर्क हम लोगों ने नहीं चलाया। 2023 में हमने फिर सेल्स टीम बनाई, और इसके बाद हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं हुए, हमने निशेस बढ़ानी। मींस अपवर्क फाइवर पे भी काम चल रहा है, SEO बेसिस पे भी काम चल रहा है, फिर ब्रांड बिल्डिंग पे भी चीज़ें पे काम चल रहा है। तो यानी इससे रियलाइज़ ये हुआ कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे स्टक नहीं रहना है। जितनी बड़ी निशेस होंगी, मींस कि अगर फाइवर स्लो है तो अपवर्क फास्ट है, अगर दोनों प्लेटफॉर्म स्लो है तो आपको दूसरे रेफरल से लीड्स आ रही हैं। स्केल करना जरूरी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही स्केल करना जरूरी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने ऑन पेज और ऑफ पेज SEO की बात की थी। मैंने एज अ को फाउंडर मैंने भी ब्रांड बिल्डिंग अभी इनिशियली स्टार्ट किया है अपने वेबसाइट पे हम लोगों ने।
तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, क्लच, डिज़ाइन रश, बहुत सारी चीज़ें उसमें, लीड जनरेशन कंपनी एक मार्केट प्लेस बहुत तरह सारी काम हैं। कर रही होती हैं। बहुत सारी ये लोग वेबसाइट्स ऐसी स्पॉन्सर हैं। भी करते हैं एड्स, और आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं कि यार ये आप यहाँ रिव्यू दे दें ताकि हम अपना बिजनेस और ज़्यादा ग्रैब कर सकें। मैंने, मेरे पार्टनर ने, मीन्स जितने लोगों के साथ हमने काम किया, हम लोगों ने रिव्यूज़ चलवा दिए। Then the person reach out to us on Clutch that I'll give you the basic sponsorship of $1,500, तो उस पर आप इतना रैंक हो जाएंगे। तो हाउ कीवर्ड्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन SEO, कि आपके कीवर्ड्स किस तरीके से होना चाहिए? कीवर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि अगर कीवर्ड्स आपकी राइट सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स नहीं है, मतलब आप इस तरह, अब इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि इंटेंट होता है कीवर्ड का, ठीक है। एक है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड और एक है कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है, हाउ टू, ठीक है। और एक जो कमर्शियल होता है वहाँ पे आप बाय करने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप कमर्शियल कीवर्ड टारगेट कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशनल क्यूरी में, तो इंटेंट ही गलत हो गया, आप कभी रैंक ही नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि अगर मैं एक कीवर्ड है वेयर टू बाय कॉफ़ी या हाउ टू मेक कॉफ़ी, बहुत डिफरेंट है। एक में बंदा पूछ रहा है, एक में बंदा ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ से बाय करूँ, ठीक है। अगर आप वो कीवर्ड सिलेक्शन ही सही नहीं कर रहे और उसको गलत ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा फैक्टर ये होता है कि अगर आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ढूंढ भी रहे हो, मतलब हाउ टू मेक कॉफ़ी या हाउ टू मेक कैपेचिनो, सही है, इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन कॉफ़ी की दोनों जगह बात हो रही है। लेकिन एक जगह में कॉफ़ी नहीं लिख रहा है, एक जगह में कैपेचिनो लिख रहा है, लेकिन कैपेचिनो भी कॉफ़ी है। सही है। तो ठीक है? मुझे ये बताया ना कि अगर मैं क्लच पे जाऊँ तो टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी है उस पे। हाँ, वो क्लच जो है वो एक डायरेक्टरी बेस्ड सिस्टम है, अच्छा, ठीक है। क्लच हो गया, सेम लाइक इस तरह होम एडवाइजर है या येल्प है, इस तरह की डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। तो वो जो डायरेक्टरीज होती हैं वो एक इस तरह मॉडल पे काम करती हैं कि आप वहाँ बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। अगर आपकी जैसे ज़मीन.com, ठीक है, ठीक है, ज़मीन.com में क्या होता है, आप वहाँ जाके अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करते हो, ठीक है। वो प्रॉपर्टी अगर फिल्टर लगा हो तो आ जाता है। फिर एक उसमें होता है कि स्पॉन्सर आप चला देते हो कि वो प्रॉपर्टी को ऊपर उठा के रख देता है। सही है। अब होम एडवाइजर या आप कह लो क्लच हो गई, या आपको लीड्स देते हैं। अब इसमें आप अगर इनका प्रीमियम पैकेज ले लो तो वो आपको लीड ला के देगा, लाइक बार का आपको पता होगा, जी 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 जी, बार पे लीड्स आती हैं, तो लीड्स में क्या होता है, वो क्रेडिट देते हैं, आप लीड्स खरीदते हो। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, ये तो आप ये भी SEO बेस ही रैंक कर रही होती हैं, ऐसे ही है, ठीक है। इनका मॉडल भी पूरा SEO बेस ही होता है, इनकी डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे रैंक होती है। अब जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ बेस्ट वेब डिज़ाइनर इन मैनचेस्टर, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। मैं यूके की बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर। अब वहाँ पे कोई क्लच आ रही होगी, इस तरह की वेब डिज़ाइनिंग कंपनी आ रही, अब वो बेस्ट डिज़ाइनर इन वेब डिज़ाइनर इन मैनचेस्टर पे वो रैंक है। अब उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ देखोगे टॉप 5 बिजनेसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, और उस कीवर्ड पे रैंक करके जो दूसरी जो सर्विसेज, जैसे आप सॉफ्टवेयर हाउस हो, ठीक है, अगर हमारा रजिस्टर्ड हो तो आपसे फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उनकी भी राइट सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स हैं कि वो किस तरह कीवर्ड्स सेलेक्ट कर रहे हैं, या अगर वो टारगेट कर रहे हो दूसरे कीवर्ड, लाइक जैसे बेस्ट जो कीवर्ड होता है ज़्यादातर, या टॉप, तो वो डायरेक्टरीज उठाती हैं। अगर मैं बेस्ट और टॉप यूज़ नहीं करूँगा, मैं अगर लिख देता हूँ वेब डिज़ाइनर इन मैनचेस्टर, तो वेब डिज़ाइन मैनचेस्टर पे ज़्यादातर वेबसाइट्स आएंगी जो नॉर्मल स्मॉल बिजनेस। लेकिन अगर किसी को जो बहुत इनिशियल स्टेज पर है और वो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, जस्ट लाइक मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी है, एंड उसमें वो अगर लिखते हैं तो वो तो टॉप 10 मोबाइल डेवलपमेंट कंपनीज में तो वो आएंगे जो पहले से मौजूद है, जो कि कब से काम आप करते आ रहे सकते हो। तो उसमें रिजल्ट्स आने में कितना टाइम लग सकता है, और किस तरीके से स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं कि यार हम रैंकिंग में फर्स्ट पेज पर आए? बिल्कुल आ सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप कर क्या रहे हो, मतलब ई-कॉमर्स SEO बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पे आपने प्रोडक्ट रैंक करना है। लोकल SEO होती है जहाँ पे आप लोकल बिजनेसेस रैंक करते हो, ठीक है। एक होता है ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, जहाँ पे आप ब्लॉग्स रैंक करते हो। अब तीनों की प्रैक्टिस जो है ना, तीनों की अलग है,
तीनों की प्रैक्टिसेस अलग अलग है। बेसिक सबकी फाउंडेशन सेम होती है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं ना वो चेंज हो जाती हैं। अब पहले तो हमने माइंड में रखना है कि आपका फिजिकल प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज हैं या आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। अब सेम लाइक अगर बात करता हूँ, आप लोग मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं। अब मोबाइल डेवलपमेंट क्या है? सर्विस है। तो अगर मैं उस सर्विस को रैंक कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉगिंग वाली प्रैक्टिसेस नहीं करूँगा उसके अंदर, मैंने ई कॉमर्स वाली प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं उस पर सर्विसेज प्रैक्टिस करूँगा। और वो प्रैक्टिस होती है आपकी लोकल एसईओ, क्योंकि आपने लोकली या स्टेट या नेशनल लेवल पे उसको रैंक करना है। सही है, ठीक है। अब कीवर्ड को भी अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं लिखता हूँ मोबाइल डेवलपमेंट इन मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर क्या हो गया? एक लोकल सिटी हो गया, या मैं अगर स्टेट पे भी जाता हूँ तो वो स्टेट हो गया। तो आपने उस कीवर्ड को लोकल ही, अगर आप लिखोगे वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट इन यूके तो बहुत टफ हो जाएगा। मतलब यूके पे ऑलरेडी बहुत लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन मैनचेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो मैनचेस्टर पे भी कोई 5-10 लाख पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पे भी लोग बिजनेस दे रहे हैं। अगर आप उस कीवर्ड को उठा के रैंक कर लो तो आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपने कंपटीशन को भी देखना होता है। अब अगर आप मैनचेस्टर उठा रहे हो, आप उसको लोकली रैंक कर रहे हो, आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत ईजी है, मतलब अगर यूके पे आप रैंक करने बैठे तो आपको 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन आपने अपना मतलब स्ट्रेटजी को रिसर्च करके सारी चीज़ें स्मार्टली प्ले किया तो आप 4 से 3-4 महीने में वो लीड्स ले सकते हो। अगर आप बिल्कुल, अगर आप मैनचेस्टर पे रैंक कर गए थ्रू लोकल एसईओ, आपकी वेबसाइट वहाँ रैंक कर रही है, तो अगर आप मैनचेस्टर पे रैंक कर गए तो मंथली आपकी 5-10 लीड्स 15 लीड्स कहीं नहीं गई। और इसी तरीके से आप पूरा यूके कवर कर लो डिफरेंट सिटीज़ पे, तो आप देख लो कहाँ से चला। मैंने एक मार्केट गैप देखा था, ठीक है, क्योंकि मैं अगर काफ़ी टाइम से, अगर मैं 2014-15 से एसईओ में था, तो मैंने काफ़ी, क्योंकि अगेन हम किसी से सीख के नहीं आए थे, कोई मेंटोर नहीं था, हमने अपनी रिसर्च से सीखा था। लाइक क्लाइंट मिल गया, उसने बता दिया, रिसर्च कर ली, चीज़ें कर ली, तो हम थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करते कि प्रैक्टिकल करोगे तो चीज़ें सामने आएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। सही है। तो मैंने उस टाइम पे एफिलिएट भी की, मैंने ब्लॉगिंग साइट्स भी बनाई, क्योंकि मैं स्नूकर खेलता था, स्नूकर में बड़ा इंटरेस्ट था, तो उस टाइम पे मैंने पहला ब्लॉग ही अपना स्नूकर पे बनाया था, वो रैंक भी किया। जब उसको रैंक किया तो रैंक करने के बाद, उस टाइम इतना कॉम्पिटिटिव नेशन नहीं थी, अब तो बहुत हो गई और क्योंकि एक नॉर्मल हो गया। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि एडसेंस से पैसा आता है, एडसेंस से पैसा, फिर पता चला कि आप किसी का स्नूकर का क्यू जो स्ट्रिक्स होती हैं उसको प्रमोट करके वहाँ से भी कमीशन उठा सकते हो, तो वो भी लगा दिया वहाँ से, तो एक हो गया। फिर अब गूगल अपडेट्स आई, वो साइट बिल्कुल डाउन हो गई, ठीक है, वो बिल्कुल डेड हो गई। फिर हमने डिफरेंट मॉडल एक्सप्लोर किए, चीज़ें किए, तो ये चलता रहता काम। लेकिन उस दौरान मैंने जो है एक चीज़ देखी कि लोकल निश पे या सर्विसेज बेस पे या ई कॉमर्स निश पे गूगल ज़्यादा वेबसाइट्स को हिट नहीं करता, मतलब उनको डाउन नहीं करता लोकल एसईओ पे, लोकल एसईओ और ई कॉमर्स, मतलब सर्विसेज बेस। उसका मेन रीज़न ये है कि गूगल लेजिट बिजनेसेस को प्रमोट करता है। अब ब्लॉगिंग का ये है कि जब ब्लॉग कर रहे हो तो आप ब्लॉगर हो, मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मतलब आपकी एक्सपर्टीज़, आप ब्लॉग लिख रहे हो क्रिकेट पे, सही है, आपको क्रिकेट का अलिफ भी नहीं पता, लेकिन आप लिख रहे हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन आप लिख सकते हो, किसको क्या पता। टीवी में भी बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने खेला नहीं। एज अ राइटर, जैसे हम एक कंटेंट राइटर की बात करते हैं, ठीक है, हम कंटेंट राइटर को हम हर तरीके की निश का काम दे देते हैं कि तुमने हेल्थ पे भी लिखना है, तुमने क्या कहते हैं स्पोर्ट्स पे भी लिखना है, तुमने फाइनेंस निशेस पे भी लिखना है, डिफरेंट। अब वो क्या करेगा, रिसर्च करके ढूंढ के लिखेगा, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। अब जैसे अगर मैं एसईओ की बात करता हूँ, मैं एसईओ पे अच्छा लिख सकता हूँ, सही है, ठीक है। अगर आप बोलो कि मोबाइल डेवलपमेंट पे लिखो तो मैं अच्छा नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मैं लिख ज़रूर लूँगा इंटरनेट से उठा के, ठीक है। लेकिन वो जो मैं इंटरनेट से उठा रहा हूँ वो ऑलरेडी लोगों ने लिखा हुआ है, तो आपका क्यों जो कंटेंट है वो स्टैंड आउट होगा। ठीक है। सो इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ ब्रांड, what sorts of resources required in SEO on a digital marketing aspect के ब्रांड के हवाले से कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकती हैं, और उसको रिजल्ट्स कितनी जल्दी अचीव हो सकते हैं अगर कंसिस्टेंटली हम देखिए। आज से पहले जो SEO थी ना वो आसान थी,
ठीक है, उसमें आप ऑन पेज कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते थे, ऑन पेज करते थे, बैकलिंक्स बनाते थे और वो रैंक हो जाती थी। आप प्रैक्टिसेस करते थे, आप इजीली रैंक कर जाते। लेकिन जब से एआई आया, अच्छा, एआई आने के बाद ये 2021-20 के दौरान ही बूम आया एआई का, एसईओ काफ़ी चेंज हो गई है। एसईओ के लिए आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी लाजमी है, ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट हो गई है। और एसईओ देखो इस तरह से हेल्प करती है कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक कंपनी हो, आप पीपीसी चला रहे हो, ठीक है, आप वेब डिज़ाइनिंग पे या आप लोगो डिज़ाइनिंग पे कुछ भी आप काम कर रहे हो एज अ सॉफ्टवेयर हाउस या मोबाइल डेवलपमेंट, आप पीपीसी चला रहे हो और पीपीसी पे हैविली बजट इन्वेस्ट कर रहे हो। और पीपीसी तब तक चलती है जब तक आप पैसा लगा रहे हो। सही है, ठीक है, आपने पैसा लगाना बंद किया, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे नहीं दिख रही है, ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन एसईओ एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, आप टोटली ब्रांड बिल्डिंग करते हो। अब एसईओ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है, आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स भी ऑप्टिमाइज करते हो। सही, ठीक है, ऑप्टिमाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ वेबसाइट ही ऑप्टिमाइज, आप अपना लिंक्डइन पेज भी ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन पर रैंक कर सकते हो। आप अपनी यूट्यूब वीडियोस भी ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन पर रैंक कर सकते हो। इवन दो आप अपना फेसबुक प्रोफाइल या पेज भी अगर आप सही से ऑप्टिमाइज करो तो वो सर्च इंजन पर रैंक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो वो अगर आप हर तरह से प्रॉपर्ली ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो और ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपको लाजमी हेल्प करेगी। क्योंकि जब एक आप लोकली बैठे हो कराची में, अगर मैं ढूंढता हूँ बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन कराची, तो जब तक मैं पीपीसी चला रहा हूँ तो दिख रहा हूँ, एक दिन मैं नहीं चला रहा तो नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप सर्च इंजन पर रैंक कर रहे हो और आपकी कंपनी टॉप 3 में आ रही है, मैं काम कराऊँ ना कराऊँ, मुझे जहन में मेरे बैठ गया कि ये कंपनी इसका काम करती है, ये सॉफ्टवेयर हाउस बेस्ट। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पे ही जा रहे हैं, पीपीसी चलाते हैं। हाँ, और जो पीपीसी चला रहे हैं इनिशियल मंथ, फर्स्ट टू 2 मंथ्स मीन्स कोई सेल नहीं आ रही है और वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और इसके बाद फेलियर होता है, इसके बाद फिर नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो डॉलर्स भी स्पेंड हो रहे हैं और मीन्स आपको अभी भी पता है कि एड्स कितने, अभी एड्स की स्पेंडिंग बड़ी महंगी हो गई है। तो एक सबसे बड़ा ये मसला है। पीपीसी चलाता तब है जब बंदे का ऑलरेडी ब्रांड एस्टेब्लिश होता है, तब पीपीसी ज़्यादा फ़ायदा देता है। लोग क्या करते हैं, एक नए ब्रांड को, एक पेज को पीपीसी चलाते हैं। देखें, आपकी एक ब्रांड इमेज बनी हुई है, आप पीपीसी चलाओगे, लोगों के सामने आओगे ना, आपके पास काम आएगा। एक नया बंदा जो उसको चला रहा है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं है उस पर, ठीक है, तो हो सकता है उतना काम ना आए। और एज अ न्यू सॉफ्टवेयर हाउस या न्यू आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, उस पर पीपीसी चला रहे हो, तो फिर तो आपका बजट वेस्ट ही आना है। क्योंकि मैं आपको एक बताऊं, 2 से 3 महीने एड्स लर्निंग पे होते हैं, आपको ना कीवर्ड्स मिलते प्रॉपर्ली, क्या टारगेट करना है। क्योंकि जब आप 1-2 महीने एड चलाते हो तो आपको पता चलता है ये नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, ये आपके एग्जैक्ट मैच हैं, ये ब्रॉड मैच हैं, किन कीवर्ड्स की मैंने अब कीवर्ड्स बनानी है, कौन से कीवर्ड गूगल को देने कि इस पे आप ऐड नहीं चलाना। क्योंकि जो आप नेगेटिव कीवर्ड होते हैं वो भी आपका बजट कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिस पे आपको कोई लीड नहीं आ रही। व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइस यू गिव टू द आईटी स्टार्टअप्स ओनर्स जो इनिशियल स्टेज पर हैं, कि अगर उनके पास पैसे हैं तो जाहिर सी बात है वो पीपीसी चलाएं या स्टार्ट विद एसईओ बेसिक्स? काफ़ी सारे मीडियम है, अब आप बैठ तो नहीं सकते हो, सही बात है, ठीक है। आप एक लेस बजट के साथ, छोटे बजट के साथ आप एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट, और आजकल हर बंदा कर रहा है, जिसके पास थोड़ा पैसा तो वो बोलता है यार चलो मैं यहाँ पे ट्राई लेता हूँ। अब वो पीपीसी चलाएगा तो उसको बहुत हैवीली बजट चाहिए। मतलब अगर पीपीसी चला रहे हो आपको, तो मिनिमम आपको मंथली 10-15 लाख का बजट चाहिए, अगर सही मायनों में। सही है, ऐसे ही है। उसके लिए भी आपके पास पीछे सेल्स टीम होनी चाहिए अच्छी, जो बिल्कुल क्लोज कर सके, क्योंकि आरओआई वही निकाल के देती है, पीपीसी नहीं निकाल के देगा। ऐसे ही है, ठीक है, आरओआई वो, अगर आपकी ये 2 चीज़ें सही नहीं है, ना बजट है ना सेल्स टीम अच्छी है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप पीपीसी की तरफ जाओ। सही है। आपके पास ऑप्शन ये है कि एज अ स्टार्ट कर रहे हो, आप लोकली अपने बिजनेस को टारगेट करो। जिस तरह मैं बता रहा था, जैसे आप लेट सपोज आप कनाडा की मार्केट पकड़ लो या यूएस की मार्केट पकड़ लो। लेट सपोज यूएस की मार्केट पकड़ लो, यूएस में आप नहीं रैंक करो, ठीक है, क्योंकि अगेन लोग पूरी यूएस को आप रैंक करने जाओगे, आपका बहुत हैवीली बजट जाएगा, आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इन दी एंड आप 1-2 साल लगा के बाद फेडअप हो जाके बंद कर दोगे उस टीम को। क्योंकि अगेन जो टीम बैठी हुई है उसको भी तो पैसे देने हैं। ऐसे ही है, सही है। और जो आप बजट लगा रहे हो, वेबसाइट पे बैकलिंक्स कर रहे हो, उसमें भी पैसा जा रहा है। तो बेहतर ये होता है कि आप यूएस की कोई स्टेट पकड़ो, जैसे टेक्सास है,
उसमें आपका ह्यूस्टन है, डैलस है, ये एक हाईली पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग ढूंढते हैं काम। सही है। ठीक है, आप उन पॉपुलेशंस को पकड़ो, वहाँ पे अपनी वेबसाइट रजिस्टर्ड करो, अपनी वेबसाइट को वहाँ लोकली रैंक करो, वहाँ पे आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, 3-4 महीने लगेंगे, इजी प्रैक्टिस है, इतना टाइम नहीं लगता, वहाँ आप रैंक कर जाओगे। आप जब आप रैंक कर जाओगे 4-5 महीने में, आपको वीकली 2 से 3-4 लीड्स आनी है वीकली, और ये ऑर्गेनिक आनी है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। पैसा नहीं लगाना है एड्स पे। ठीक है, आप जब आपके पास वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जाए, लीड्स आने, आप इसको क्लोज करो, और क्लोज करने के बाद अपना काम आप चलाओ। फिर आप बार्क पे जा सकते हो, बार्क है, बार्क से लीड्स ले सकते हो, आप अपवर्ड ट्राई कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर फिर आपके पास एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा है काफ़ी, ठीक है, फिर आप जाओ PPC उस दौरान। लेकिन पता है क्या फ़ायदा होगा, जब आप SEO से जब आप जाओगे चीज़ें, तो आप एक वहाँ रैंक भी कर रहे हो। ठीक है, आप ऑलरेडी ब्रांड इस्टेब्लिश भी हो गया आपका, और आप जाके PPC चला रहे हो तो रैंक। सेकंड चीज़ ये कि पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। अगर सही। आप CEO, ठीक है, और अपनी आप कंपनी का आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जो CEO है या कोई भी जो लीड कर रहा है कंपनी को, उसकी ब्रांड इमेज होनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा था लोग कंपनीज को प्रेफर करते थे काम देने का, अब लोग इंडिविजुअली बंदे को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि अगेन एक लोगों के जहन में एक मिसपर्सेप्शन बन गया है कि कंपनीज के पास ओवरलोड ज़्यादा होता है, वो आपके काम को वो टाइम नहीं देते, लेकिन एक इंडिविजुअल देख सकता है। और एक अगर आप एज अ ब्रांड हो, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो अभी, पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो कि आपने पॉडकास्ट करके अपनी कंपनी को एक ब्रांड करना है, लोगों तक रीच आए। ऐसा ही है। ठीक है, आप अपनी चीज़ की ब्रांड कर रहे हो। तो अगेन अगर आप सोशल मीडिया में जो आप काम कर रहे हो, लाइक अगर मैं SEO करता हूँ, तो अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखो या लिंक्डइन जाओ, तो उस पर मैंने कंटेंट लोकल SEO या SEO से रिलेटेड डाला। ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने ऐसा ही लोगों के है। जहन में एक ब्रांड बिठा दिया है कि अगर लोकल SEO की बात कर रहा है कोई पाकिस्तान में, तो खिजर है, उसको पता है इसके बारे में, तो अगर उसको कोई काम होगा तो मेरे पास आएगा। सही। ठीक है, अच्छा, तो ब्रांड बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। हाउ इम्पोर्टेंट इज कंटेंट इन SEO स्ट्रेटेजी? क्योंकि कंटेंट का एक बहुत बड़ा रोल है SEO में। कंटेंट और कंटेंट राइटर्स, अब कंटेंट राइटर्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ई-बुक्स पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट की ब्लॉगिंग्स, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कंटेंट राइटर्स बैठाए हुए हैं। AI ने क्या रोल प्ले करा है एज अ कंटेंट, और SEO पे कितना चेंज आया है आफ्टर AI? काफ़ी चेंज है। कंटेंट राइटिंग मार्केट डेड हो चुकी है। Dead हो गई है? डेड हो गई है यार क्योंकि- मैंने तो सुना था कि डेड नहीं हुई है, इवन मोर अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है। नहीं, मैं आपको एक बार इसका एक रीज़न बताऊँ। आपकी बात भी सही है, ठीक है। अब डेड इस तरह हो गई है, जो बिगिनर्स राइटर थे ना, वो एंड हो गए। ओह, सही है। और मोस्टली अगेन मैं एक बात कर रहा था, SEO में आपकी निश स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है हेल्प पर, या आप क्रिप्टो पे लिख रहे हो या आप फाइनेंस पे लिख रहे हो और आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप मोर देन 10x आप एक नॉर्मल राइटर से ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। सही है। आप एक ही निश पकड़ो, उस पर आप राइट कर रहे हो, और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है उस पर, जो सामने जो कंपनी है या बंदा है, वो आपको 10 लोगों से ज़्यादा पे करेगा। रीज़न क्यों? क्योंकि आपकी उस पर रिसर्च है, आपकी उस पर सेल्फ स्टडीज़ है। आप वो लिख सकते हो जो AI नहीं लिख सकता। AI भी क्या कर रहा है, स्क्रैप कंटेंट डाल के लिख रहा है। और जो बिगनर राइटर था वो क्या करता था, इंटरनेट से जाके उठाता था और जाके अपनी वर्डिंग में जाके लिख देता था। वो तो आप ChatGPT को बोलो एक प्रॉम्प्ट दो, वो लिख के दे देगा। तो उनकी मार्केट एंड हो गई है। अगेन SEO में भी यही हुआ है कि जो बिगनर्स राइटर ने जो कंटेंट लिखा हुआ था, जो ChatGPT से जो कंटेंट लोग लिख के डाल लेते, अभी रिसेंट अपडेट ने गूगल ने सब उड़ा दिया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मैनेज कर दिया। मोस्टली 70% या कह लो 60% वेबसाइट डेड कर दी ऑलमोस्ट। इस पे ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट था, क्योंकि अगेन AI कंटेंट बना रहा है। लेकिन आपका कंटेंट वो लाजमी चलेगा जो रिसर्च वर्क होगा, जो गूगल पे नहीं होगा। तो कंटेंट राइटर का ये है कि अगर कंटेंट राइटर फील्ड में कोई आ रहा है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उनको मशवरा यही है कि वो निश डाउन हो जाए। अच्छा। मतलब एक स्पेसिफिक निश पकड़ के उस पर रिसर्च करें और आपको उसमें अपने आप को ब्रांड बना के चलें, तो अभी भी वो काम कर सकते हैं। और अच्छे राइटर्स की अभी ज़्यादा डिमांड आ गई है। सही। जो टॉप थे, अगेन सेम SEO, बहुत सारे लोग कहते हैं SEO डेड हो गई है,
आप अगर मार्केट में जाएंगे ना, टॉप मेंटोर्स या टॉप गुरुज जो होते हैं या जो टॉप 1 जो एसईओज हैं, तो उनके पास फुर्सत नहीं है काम की, और जो नूब थे, जो बिल्कुल बिगिनर थे या मिडियोकर थे, वो उनकी मार्केट ख़त्म हो चुकी है। सही है। तो एसईओ में वेबसाइट का डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। ब्लॉग्स हैं, आपको एक वीकली में 2 से 3 ब्लॉग्स ऐड करने होते हैं, जस्ट बिकॉज के एक कंटेंट, एक निश जो आप जिस पे काम कर रहे हैं उस पे कंटेंट ऑडियंस को दिखता रहे। मींस इसके बारे में बताएं, डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए अगर किसी को भी ब्रांड स्टार्ट करना हो, और स्टार्टिंग से ही एसईओ स्टार्ट की जाए, यानी मींस के अगर ब्रांड बिल्डअप हो जाए सोशल मीडिया के बाद, डेवलपमेंट हो जाए, या इसके बाद एसईओ स्टार्ट की जाए। देखिए, एसईओ आप साथ स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने ब्रांड बनाने के बाद एसईओ स्टार्ट करनी है। आप एसईओ में सारा जो मेन जो पिलर होता है वो आपका कंटेंट ही होता है, ठीक है। उस कंटेंट को ही आपने ऑप्टिमाइज करना होता है। अगेन, आप वो कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल लो तो आप उसमें भी हैशटैग डाल के कीवर्ड्स ऐड करते हो, तो वो उन कीवर्ड्स पे उन पे सोशल मीडिया पे दिखता है। सेम लाइक जब आप कंटेंट उस पे लिख रहे हो, ब्लॉगिंग कंटेंट लिख रहे हो, तो वो आपने उस तरह की कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने के, जो गूगल का क्रॉलर है उसको जाके वो ग्रैब करे और वो शो करे वहाँ पे, जितना आपने बेहतर लिखा हुआ है। क्योंकि गूगल आपका कंटेंट नहीं पढ़ता, गूगल की सिग्नल्स होते हैं कि इसने उन सिग्नल्स को आपने पकड़ के शो करना होता है गूगल को। उस सारे पैरामीटर पे आप फुलफिल कर जाओगे, गूगल आपको ऊपर कर देगा। डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है? डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन मैं आता हूँ उस तरफ। डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूआई यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट एज अ डेवलपर में आप बात करते हो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है तो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। अगर आप उसको, आपकी वेबसाइट बहुत लोड ले रही है, मतलब आपकी वेबसाइट 3 से 4 2 मिनट 3 मिनट लगाती है, आप हैवी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो उसमें, ठीक है। अभी बहुत फैंसी वेबसाइट्स का आ गया है कि पैरालेक्स इफेक्ट्स आते हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है चीज़ आ रही हैं। अगर वो वेबसाइट टाइम बहुत लोड ले रही है तो वो वेबसाइट, गूगल ऑब्वियसली उस वेबसाइट को प्रेफर नहीं करेगा, रैंक नहीं करेगा। वेबसाइट स्पीड बहुत मैटर करती है आपकी एसईओ में, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, मतलब इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि है ज़रूर, ठीक है। फिर आपके फॉन्ट्स कितने क्लीन है, यूज़र उसको कितना पढ़ पा रहा है। आप मोर देन 5 to 6 कलर तो यूज़ नहीं कर रहे, आपके बेसिक 3 कलर्स पे पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ज़्यादा बेहतर है। इमेजेस ज़्यादा तो नहीं डाली हुई, इमेजेस ऑप्टिमाइज है या नहीं है, लोड इमेजेस का साइज़ ज़्यादा तो नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। डिज़ाइन ओवरऑल बहुत मैटर करता है आपकी एक एसईओ से। एंड हाउ अबाउट द होम पेज? होम पेज किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए? कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि कंपनी, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी तो बोलती है, लेकिन कौन सी सर्विसेज पे काम कर रही है। होम पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एज अ पर्सन, एज अ सर्विस, ब्लॉग की बात करो तो ब्लॉग पे तो वो कीवर्ड सर्च कर रहा है और वो गूगल उस ब्लॉग को ही रैंक कर रहा है ना, एक स्पेसिफिक कीवर्ड को, तो वो ब्लॉग पे जाएगा। लेकिन एज अ सर्विसेज बिजनेस की बात करूँ तो सबसे जो मेन पेज है वो आपका होम पेज है, और उसमें आपका नेविगेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी मेन सर्विसेज क्या हैं वो आपकी होम पेज पे होना चाहिए। आपकी जो मेन टैगलाइन है, हेडिंग, वो टॉप पे पता चले कि ये ब्रांडिंग है, मतलब इंगेज करे उसको, ठीक है। आपकी क्लाइंट टेस्टिमोनियल वो आपके होने चाहिए। फिर आपकी बटन, जो कह लो कि जो जिसको हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लीड के वो बटन इस जगह ऐसे प्लेस होने चाहिए कि नंबर, ईमेल के उसको लैंडिंग पेज पे ही मिले, उस यूज़र के लिए आसानी हो आपको लीड देने के लिए। अगर आप वो, आपकी ना फ़ोन नंबर है, ना आपका कॉन्टैक्ट का बटन है, ना क्लिक हियर है, कुछ इस तरह का कोई बटन नहीं है जो आप उसको एक्शन परफॉर्म करा सके। अगर आपकी वेबसाइट रैंक भी है ना, तब भी आप लीड लूज़ करोगे, क्योंकि उसको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो होम पेज मैटर करता है, और होम पेज पे राइट कीवर्ड्स, राइट हेडिंग्स, राइट टैगलाइंस, और जितना उसको मिनिमलिस्ट आप बना सको, जितना क्लीन बना सको, वो बेहतर है। सही। टॉकिंग अबाउट द सेल्स, एसईओ में किस टाइप की सेल्स जनरेट हो सकती हैं? मींस अगर मैं अपनी निश पे बात करूं कि अगर हम कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट में मोबाइल ऐप बनाई, मोबाइल ऐप के बाद इफ़ दे वांट टू स्टार्ट द वेब एप्लीकेशन और समथिंग लाइक दे वांट अ मेंटेनेंस एग्रीमेंट, और आगे MVP के बाद एक स्केलेबल करना चाहता है वो, तो वो एक चलता रहता है काम।
until and unless के यूज़र्स आ रहे हैं और डेवलपमेंट चल रही है। एसईओ में आप किस तरीके से सेल्स कर सकते हैं, कैसे सेल्स होंगी? अगर मैं आपकी अगर कंसल्टेशन के बाद बताऊं तो जस्ट यू मेंशन के 500 प्रोजेक्ट्स अब तक कर चुके हैं आप, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी आप सेल्स कर सकते हैं अगर ये इस स्पेसिफिक निश पे काम किया जाए तो? देखिए, सेल्स एसईओस का जो काम होता है ना, वो होता है लीड जनरेट करना। सही है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, वो लीड आ रही है। सेल्स काम होता है कि आपके जो सेल्स का प्रोसेस है वो कितना स्ट्रांग है पीछे। ठीक है, आपका सीआरएम कितना अच्छा स्ट्रांग है, आपकी ऑटोमेशन कितनी स्ट्रांग है, आपकी पीछे जो सेल्स टीम है वो कितनी स्ट्रांग है। आप फेसबुक एड चलाओ, आप गूगल पीपीसी चलाओ, आप एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक लीड जनरेट करो, या आप किसी भी मतलब जो कह लो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से लीड्स खरीदो। सारा गेम जो सेल्स का आता है वो पीछे आपकी ऑटोमेशन, आपके प्रोसेस और कितना स्मूथली आपका प्रोसेस है कि जो सामने वाला क्लाइंट है वो डिटेल्स आप उससे सीआरएम के ज़रिए आप ले लो, उसको सीआरएम पे ऑनबोर्ड कर लो, आप कनेक्ट करा दो अपना सेल्स टीम पर्सन, उसको सारी चीज़ें वहाँ दिख, एक कह लो कि वन विंडो सोल्यूशन होना चाहिए जो आपके पोर्टल पे वो सारी चीज़ें आ जाएं। इवन वो उसकी पेमेंट और उसके कितने मतलब उसका क्या माइलस्टोन है प्रोजेक्ट का, वो सारी चीज़ें उसको शो हो रही हो, तो वहाँ आपकी कन्वर्जन ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अगर जहाँ तक लीड्स की बात है तो लीड्स तो आप जनरेट कर सकते हो, मतलब लीड्स में आपको मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेस्ट मीडियम है एसईओ से बेस्ट मीडियम लीड जनरेट करने में और सर्विसेज। अच्छा, इसमें अगर आपकी डोमेन पे आते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर हाउस हो, तो उसमें दो तरह की एसईओज आ जाती हैं। एक होती है सैस बेस, जिसमें आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आप सेल आउट करना चाह रहे हो, जैसे आपका होटल मैनेजमेंट सिस्टम है या आपका कोई कह लें कि सीआरएम है जो आपने बनाया हुआ है, या बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक आपका जो एक कंपनी प्रोडक्ट है जिसको आप सेल आउट करो, या जिसकी आप मंथली रिकरिंग बेस पे आपने मेंबरशिप दी हुई है। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी बनाती है, तो आपकी सैस बेस अच्छी होगी। एक होती है सर्विस बेस, जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अब दोनों जो यूज़र हैं वो अलग है, एक प्रोडक्ट ढूंढने आ रहा है, एक सर्विस ढूंढने आ रहा है। सही है, ठीक है, जो प्रोडक्ट ढूंढने आ रहा है तो उसको हमने एज अ प्रोडक्ट कीवर्ड पे रैंक करना है, जैसे बेस्ट होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, या बेस्ट सीआरएम, ठीक है, या बेस्ट हॉस्पिटल क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, या उन कीवर्ड्स पे अगर आप रैंक कर रहे हो, ठीक है, उसकी स्टडी अलग है, तो उस पे भी आप लीड्स ला सकते हो, सेल्स ला सकते हो। सो व्हाट आर द बेस्ट एसईओ टूल्स यू यूज्ड? टूल्स देखें, सबसे जो अच्छे एसईओ को टूल की नीड नहीं होती है। अच्छा, हाँ, सो ये SEMrush यूज कर रहे हैं, बहुत सारे टूल्स यूज हो रहे हैं, ये ईज कर देते हैं, ठीक है, आपके काम को ईज कर देते हैं, लेकिन एक अच्छा एसईओ वो टूल पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि टूल भी अपने बनाए हुए एल्गोरिथम को शो कराते हैं, वो परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके काम को ईज कर देते हैं, चीज़ें आपके एक वन विंडो में आपको चीज़ें ला के सामने दे देते हैं। लेकिन अगर आप टोटली टूल पे डिपेंड कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, क्योंकि टूल हर चीज़ सही नहीं बताती है, क्योंकि उनके भी एक मैट्रिक्स हैं, उस मैट्रिक्स पे वो प्रोग्राम करके बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब इस दौरान अगर जो अच्छे टूल हैं वो आपके SEMrush और HRF हैं, ये दो अच्छे टूल हैं जिनको मोस्टली एसईओस यूज़ करते हैं। ओके, सो व्हाट आर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऑफ एसईओ? के बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। बिल्कुल चेंज हो नहीं रही हैं, हो चुकी हैं और होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपना प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, मैं तकरीबन 10 साल हो गए मुझे तकरीबन, अगर मैं 2014 से लगाऊं तो आज 2024 है, तो 10 साल हो गए। 10 साल में हर 3 से 4 साल बाद एक ऐसा फेज़ आया है जब लोगों ने कहा है कि एसईओ डेड हो गई है, एसईओ का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब आज से अगर मैं बात करूं 2016-17 में, तब भी एक फेज़ आया था, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री छोड़ के चले गए थे। ठीक है, अच्छे लोग जो हमसे अच्छा काम कर रहे थे वो इंडस्ट्री छोड़ के चले गए थे। फिर एक फेज़ आया 2020 में, उससे पहले 2019 बहुत सारे लोग तब छोड़ के चले गए, और एक अभी फेज़ आया तो अभी बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, आ भी रहे हैं। अब ये सारा मैटर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितने आपको चीज़ें कितनी अच्छी ग्रैब हो रही हैं, आप नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पा रहे हो, चीज़ों को नहीं कर पा रहे। अब छोड़ते कौन है जो नई चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाते। सही है।
ठीक है, जो नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस को लर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आईटी फील्ड बहुत तेज़ी से चेंज होती है। आज अगर कोई प्रोग्रामिंग में टेक्नोलॉजी चल रही है, हो सकता है वो कल ना चले। सही। अब जिसने आज से पहले .NET सीखी होगी, ये चीज़ें सीखी होंगी, C# वगैरह, तो अब तो बहुत आसान हो गई है, फ्रेमवर्क्स आ तो गए। मुझे ये बताएं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है? क्या गेस्ट पोस्टिंग भी तो होती है ना चीज़ें, कि बहुत सारे दूसरे जगहों पे ब्लॉग्स पोस्ट होते हैं कंपनीज के, और Actually- तो वो रोल प्ले करता है एज गेटिंग मोर लीड्स। लीड्स एक ये रेफरल होता है, मतलब आपको कह लो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। अब SEO जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें एक होती चीज़, एक पार्ट होता है ऑफ पेज, जिसमें हम बैकलिंक बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें बैकलिंक बिल्डिंग में एक चीज़ होती है गेस्ट पोस्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके जो हमारी निश से रिलेवेंट है, जैसे अगर मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, या मेरी कह लो कि एक कॉफ़ी प्रोडक्ट है, तो कॉफ़ी शॉप, तो मैं किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल पोस्ट करूँगा जो कॉफ़ी से रिलेटेड आर्टिकल लिख रही है, ठीक है। अगर मैंने वहाँ से गेस्ट ले लिया, मतलब गेस्ट पोस्ट कर दिया उस पर, और उसकी वेबसाइट की ऑलरेडी अथॉरिटी है, तब वो गूगल उस वेबसाइट को लाइक कर रहा है, उसके कंटेंट को लाइक कर रहा है। तो अगर मेरा वहाँ आर्टिकल पब्लिश होता है, उस आर्टिकल में मेरी वेबसाइट का URL आ जाता है, जिसको हम बैकलिंक कहते हैं, एंकर टेक्स्ट जो होता है। अगर वो मुझे मिल जाता है, तो अगर गूगल उस वेबसाइट को लाइक कर रहा है, तो अगर वो ट्रस्ट फैक्टर फिर मेरी वेबसाइट पे भी आएगा, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे लिंक दिया हुआ, आपने जैसे गूगल आपको पसंद करता है और आपने मेरी वेबसाइट को मेंशन कर दिया, तो मैं भी उसकी एक अच्छे सिग्नल में, अच्छे फैक्टर में आ जाऊँगा, मेरी वेबसाइट को भी फ़ायदा होगा, वो मुझे प्रमोट करेगा। So last question, Khizr, what advice you give to audience if someone wants to start the career in SEO? काफ़ी लोगों के अभी मैसेजेस आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, जो ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी 4-5 साल से SEO में हैं, और ऐसे भी हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि वो फेडअप हो चुके होंगे मोस्टली, क्योंकि होता है कि SEO बहुत तेज़ी से चेंज होती है, मतलब 2 साल 3 साल बाद एक ऐसा टाइम आता है जब SEO चेंज हो जाती है। अब उसमें बहुत लोग इंडस्ट्री छोड़ के भी चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? अगेन उनको कोई एक पाथ नहीं मिल रहा होता है। अब पाथ उनको कोई बताएगा नहीं, पाथ उनको खुद ढूंढना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ बिल्कुल अपडेट हुई है, उस पर आप या तो साल 1.5 साल लगा के उस चीज़ को किसी से सुन लो, या तो आप ढूंढ लो, क्योंकि आपके ऑलरेडी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो। जो अडॉप्ट कर लेता है वो मार्केट में सर्वाइव कर लेता है, और जो नहीं करता उसके लिए SEO डेड हो जाती है, ठीक है। अब जो नए बंदे हैं, वो जब मार्केट में इतनी न्यूज़ चल रही है, मतलब हर बंदा बोल रहा है, जो पुराने बंदे भी बोल, तो वो एक डर है, उनके अंदर एक फियर है, ठीक है। अब वो फियर वाले स्टेज में फंसे रहते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से सीखे भी हैं, ठीक है, और जिन्होंने 1-1.5 साल से मार्केट में भी है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा मतलब किया नहीं है, भी अचीव नहीं किया SEO में। तो उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं, सर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि सर वो डर लग रहा है, मतलब फेल ना हो जाए प्रोजेक्ट। तो भाई जब तक प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा, तुझे कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत है? सही है, ठीक है। आप जो फेलियर है, जब तक आप फेल नहीं होते तो आपकी सक्सेस रेशियो कभी भी नहीं जाएगा ऊपर, सक्सेस कभी भी नहीं हो पाओगे जब तक आप फेलियर जो है फेस ना करो। क्योंकि आप या तो उस फेस में रहो, फेलियर के फेस में रहो, जिसमें आप खुश हो कि आप उस क्या कहते हैं फेस से निकल ही नहीं रहे हो। आप बोलो कि मैं फेलियर करूं, बस मैं इस फेस में हूं कि मैं कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करूं और मैं फेलियर वाले फेस में ही रहूं। या बंदा वो बोलता है यार देखी जाएगी, कर लेता हूं, अगर नहीं फेल भी हुआ तो लर्निंग तो हो रही है मेरी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो मिस्टेक्स मैं ना करूं। तो जो कर जाता है तो वो कर जाता है। सही। तो जो नया बंदा है उनको यही मशवरा है कि जो इतना सोशल मीडिया पे फोकस नहीं करो, क्या सही है क्या गलत है, क्या अपडेट आ गई, आप स्टार्ट करो, महीने 2 महीने 3 महीने साल बाद जाके आप मार्केट में पूरे एंटर हो जाओगे। अच्छा, हमारे टाइम पे क्या होता था, ये इतनी चीज़ें थी नहीं, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें एक सुकून था। और सेकंड चीज़, अभी जो मोस्टली जो लोग फेस कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है आज के जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, वो मुझे देखते हैं कि मैं लाखों डॉलर कमा रहा हूँ, वो दूसरे को देखते हैं, या कोई मेंटोर है वो दिखा रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये बैंगलो है, ये कुछ है, और वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी गई है।
ठीक है। और वो सोसाइटी भी हमारी इस तरह बन गई है कि वो बोलते हैं कि जी मैं स्टार्ट करूँगा, विद इन 2 महीने 3 महीने में अंदर मैं करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ता है। एटलीस्ट अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी बात बताऊँ, 10 साल के अंदर 6 साल मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, मतलब मैं कुछ बना नहीं पाया। लेकिन जो 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, एक टाइम मेरा ऐसा आया कि जो चीज़ें मैं ख्वाहिश करता था, जिन चीज़ों को मैं बनाना चाहता था, जो चीज़ मुझे चाहिए थी, वो मेरी 1 साल के अंदर ही बन गई। लेकिन उसके पीछे का एक 6 साल का एक प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ओवरनाइट मिल जाती है आपको साल के अंदर। आप उसमें रहो, प्रोसेस के साथ स्टिक रहो, प्रोसेस को बेहतर करो। जितना आप प्रोसेस को बेहतर करोगे, एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सोच कर आ रहे हो किसी भी इंडस्ट्री को, ये सिर्फ एसईओ की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ को, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो नए बंदों को तो यही है कि टाइम लगाओ। एटलीस्ट एसईओ में अगर आना है तो साल से 2 साल आपने लगाने हैं मार्केट में, उसके बाद फिर आपको कोई मसला नहीं है। उससे पहले अगर आप सोच के आ रहे हो कि आप 1-2 महीने 3 महीने के अंदर लाखों डॉलर बना लोगे, तो ये आपकी सोच है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं। अगर आपने उनसे बेहतर करना है तो उनसे बेहतर होना है। और कोई आपको ये बोलता है कि एसईओ में आके 5 से 6 महीने के अंदर आप $1 मिलियन कमा लोगे या लाखों डॉलर कमा लोगे, ये ऐसा कुछ नहीं। सही। Thank you so much, Khizar. It was really a fruitful discussion. Thank you. And inshallah उम्मीद है कि ऑडियंस भी enjoy करे। बिल्कुल। Thank you so much everyone, and inshallah we will come up with more another exciting episode. Thank you so much. Thank you. Thank you.